नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम और दुखद मोड़ पर बात करने वाले हैं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। जी, ये एक ऐसी घटना है जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। हमारे पास जो सामग्री है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वतंत्रता का मोड़, उसके अंश हमें इसे समझने में मदद करेंगे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। इसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे काला दिन कहा जाता है। पर यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो चिंगारी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई शिद्दत दी। तो चलिए समझते हैं इसे। शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। ऐसी नौबत आई ही क्यों? हाँ, मतलब ये समझना जरूरी है कि माहौल क्या था। इसकी जड़ें सीधे सीधे जुड़ी हैं 1919 के रॉलेट एक्ट से। अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीयों से वादा किया था सहयोग का, पर मिला क्या? ये काला कानून। हाँ, और ये कानून तो अपने आप में ही बहुत अजीब था। मतलब सरकार किसी को भी बिना किसी मुकदमे के, बस शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी, अनिश्चित काल के लिए। बिल्कुल, न वकील, न दलील, न अपील। इसे लोगों ने गुलामी का कानूनी फरमान ही समझा। तो जाहिर है पूरे देश में गुस्सा था, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और यहीं पर गांधी जी ने अपना तरीका सामने रखा। सत्याग्रह, अहिंसक विरोध। जी, ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक नैतिक लड़ाई थी। और पंजाब, खासकर अमृतसर, इसका एक बड़ा सेंटर बन गया। वहां डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे नेता थे जो लोगों को एकजुट कर रहे थे। जिससे ब्रिटिश सरकार जाहिर है परेशान हो गई होगी। बिल्कुल, और उन्होंने वही किया जो अक्सर करते थे, दमन। अमृतसर में सभाओं पर रोक लगा दी, कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया। और फिर 10 अप्रैल को उन्होंने किचलू और सत्यपाल दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, और इस गिरफ्तारी ने तो आग में घी डालने का काम किया होगा। हाँ बिल्कुल, शहर में तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया था। लोग बहुत गुस्से में थे। और इसी भरे हुए माहौल में 13 अप्रैल का दिन आता है, बैसाखी का दिन। जी, बैसाखी, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार, फसल कटाई का उत्सव, खुशी का दिन। विडंबना देखिए। हाँ, तो उस दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। क्यों? देखिए, कई कारण थे। बहुत से लोग तो आसपास के गांवों से आए थे बैसाखी मेले के लिए। परिवार, बच्चे, बूढ़े, वो बस त्योहार मनाने आए थे। उन्हें शायद शहर में लगी पाबंदियों का पता भी नहीं था। अच्छा, और कुछ लोग? कुछ लोग जरूर रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए थे। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और वो जगह जलियांवाला बाग, उसकी बनावट भी काफी मायने रखती है इस मामले में। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बाग चारों तरफ से मकानों और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर जाने और बाहर आने का बस एक ही मुख्य रास्ता था, वो भी काफी संगरा। कुछ छोटे मोटे रास्ते और थे, पर नाम मात्र के। मतलब एक तरह से वो एक बंद अहाता था। एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग आसानी से फंस सकते थे। और तभी वहां पहुंचता है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। जी, जनरल डायर करीब 90 सैनिकों के साथ, जिनमें गोरखा और बलूच सैनिक थे। उनके पास राइफलें थीं, शायद मशीन गन भी, हालांकि राइफलें मुख्य थीं। और उसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसने आते ही वो जो मुख्य संकरा रास्ता था ना, उसे अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक। कोई चेतावनी नहीं दी? नहीं, भीड़ को हटने के लिए नहीं कहा। कुछ नहीं? कोई वार्निंग नहीं, कोई मौका नहीं। डायर ने बस पोजीशन ली और सैनिकों को हुक्म दिया, गोली चलाओ, फायर। एक हुक्म और इतिहास बदल गया। वो मंजर सोचना भी मुश्किल है। शांति से बैठी भीड़, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब थे, और उन पर अचानक गोलियों की बरसात। भगदड़ मची होगी, चीख पुकार। और ये गोलीबारी कोई चंद मिनटों की नहीं थी। नहीं, लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। अंदाजा है कि करीब 1650 राउंड फायर किए गए। सैनिक चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे। जो भागने की कोशिश कर रहे थे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी मारा गया। उनका मकसद सिर्फ भीड़ हटाना नहीं था, बल्कि एक भयानक संदेश देना था। बिल्कुल। डायर ने बाद में कहा भी था कि वो एक नैतिक असर पैदा करना चाहता था, मतलब आतंक फैलाना चाहता था। और वो कुआं, बाग के अंदर जो कुआं था। हाँ, शहीदी कुआं। जान बचाने की आखिरी कोशिश में गोलियों से बचने के लिए सैकड़ों लोग उसमें कूद गए, एक के ऊपर एक। कितनी लाशें मिली उस कुएं से? बाद में जब लाशें निकाली गईं तो सिर्फ उस कुएं से 120 से ज्यादा शव मिले। सोचिए जरा, पूरी जमीन खून से लाल हो गई थी। गोलीबारी तभी रुकी जब सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म हो गईं। अविश्वसनीय। और इसके बाद
मरने वालों की संख्या को लेकर भी काफी विवाद रहा। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने फटाफट एक आंकड़ा जारी किया, 379 मौतें। लेकिन कांग्रेस और दूसरे भारतीय स्रोतों ने जब अपनी जांच की तो पता चला कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और घायल तो हजारों में थे। सही संख्या शायद कभी पता ही न चले। और जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। उन घायलों का क्या हुआ जो बाग में पड़े थे? वो रात भर वहीं तड़पते रहे। कर्फ्यू की वजह से कोई उनकी मदद के लिए नहीं जा सका, न पानी न दवा। बहुत से लोग जो शायद बच सकते थे वो भी इलाज के अभाव में मर गए। ये क्रूरता की हद थी। जाहिर है इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, सदमा और गुस्सा हर तरफ। महात्मा गांधी जो अहिंसा पर इतना जोर देते थे, उन्होंने इसे ब्रिटिश सरकार की हिमालय जैसी भूल कहा। एक ऐसा अपराध जिसने उन्हें असहयोग आंदोलन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि अब अंग्रेजी न्याय पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव टैगोर ने तो फौरन अपना नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। उन्होंने वाइसरॉय को जो चिट्ठी लिखी वो बहुत मार्मिक है। उन्होंने लिखा कि ऐसे समय में जब हमारे भाइयों पर ऐसा जुल्म हुआ हो, ये सम्मान के तमके हमारे अपमान को और बढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नैतिक कदम था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस एक घटना ने आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया? मतलब जो मांगे पहले कुछ सुधारों तक थीं, पूरे देश को झकझोर जगा दिया। अब समझौता नहीं, सिर्फ आजादी चाहिए थी। दबाव तो बना होगा ब्रिटिश सरकार पर। उन्होंने क्या किया? कोई जांच वगैरह? हाँ, दबाव में उन्हें एक जांच कमेटी बनानी पड़ी, हंटर कमीशन। लेकिन उसका रवैया शुरू से ही लीपापोती वाला लग रहा था। और कमीशन ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में? डायर का क्या हुआ? कमीशन ने माना कि डायर ने जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। उसकी आलोचना भी की, लेकिन सजा के नाम पर कुछ नहीं, बस उसे सक्रिय सेवा से हटा दिया गया। एक तरह से बचा लिया गया उसे। और ब्रिटेन में लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो और भी हैरान करने वाली बात है। हाँ, ये तो यकीन करना मुश्किल है। ब्रिटेन में बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े अखबारों ने डायर को हीरो बना दिया। उसे साम्राज्य का रक्षक कहा गया। उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया, एक बड़ी रकम जमा हुई। ये तो भारतीयों के लिए जले पे नमक छिड़कने जैसा हुआ होगा। बिल्कुल, हत्याकांड से भी बड़ा अपमान था ये। इसने साफ कर दिया कि अंग्रेजी राज में भारतीयों के लिए न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अगर इतने बड़े नरसंहार के दोषी को हीरो माना जा सकता है तो फिर क्या कहा जाए। इसने अंग्रेजों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास को बहुत गहरा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस अन्याय का बदला लेने का अहद भी किसी ने लिया था। जी, शहीद उधम सिंह। जलियांवाला बाग का जिक्र उनके बिना अधूरा है। हाँ, कहा जाता है कि वो उस वक्त वहीं थे, या कम से कम इस घटना ने उन पर बहुत गहरा असर डाला था। उन्होंने कसम खाई थी कि वो इसका बदला लेंगे। और उन्होंने अपनी कसम पूरी की। 21 साल बाद 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में उन्होंने माइकल ओडवायर को गोली मार दी। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि माइकल ओडवायर वो जनरल डायर नहीं था। नहीं, माइकल ओडवायर 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। वो शख्स जिसने डायर की कार्रवाई का न सिर्फ समर्थन किया था बल्कि उसे सही ठहराया था। वो उस पूरी दमनकारी नीति का चेहरा था। और उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई। फांसी से पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया है, वो इसी लायक था, मैं अपने देश के लिए जान दे रहा हूं। उन्हें लंदन की पेंटन विलेज जेल में फांसी दी गई। भारत में वो शहीद माने गए, एक प्रतीक बन गए प्रतिरोध का। उनका काम उस गहरे जख्म का सबूत था जो जलियांवाला बाग ने दिया था, और उस संकल्प का भी कि इस जुल्म को भुलाया नहीं जाएगा। आज जलियांवाला बाग की क्या स्थिति है एक स्मारक के तौर पर? आज वो एक राष्ट्रीय स्मारक है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास ही है, उन शहीदों की याद में जिन्होंने उस दिन जान दी थी। क्या वहां आज भी उस दिन के निशान मौजूद हैं? हाँ, और यही बात उसे बहुत भावुक कर देने वाला स्थल बनाती है। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं, उन्हें सहेज कर रखा गया है। और वो कुआं, शहीदी कुआं, वो भी वहीं है। ये सब खामोश गवाह हैं उस दिन की वहशत के। तो ये सिर्फ एक यादगार जगह नहीं है, ये एक सबक है, एक याद दहानी है कि आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। बिल्कुल, ये उन बलिदानों को याद दिलाता है और उस जज्बे को भी जो इस हादसे के बाद और मजबूत हुआ। इसने तय कर दिया कि अब आज़ादी की लड़ाई को दबाया नहीं जा सकता। तो संक्षेप में कहें, जलियांवाला बाग ने एक तरफ ब्रिटिश राज का क्रूर चेहरा दुनिया को दिखाया, और दूसरी तरफ इसने भारत के लोगों को एकजुट किया, उनके संकल्प को मजबूत किया और आज़ादी की लड़ाई को उस मोड़ पर ला खड़ा किया
जहां से मंजिल सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज थी। वो सब आज भी वहां हैं, उन्हें संभाल कर रखा गया है। किसी भी देश के लिए अपने इतिहास की ऐसी दर्दनाक फिजिकल यादों को सहेज कर रखने का क्या मतलब होता है? ये बहुत गहरा सवाल है। देखिए, ये निशान, ये जगह, ये सिर्फ पत्थर या ईंटें नहीं है। ये हमारी सामूहिक याददाश्त का हिस्सा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की कीमत क्या थी। इसे यूं ही नहीं मान लेना चाहिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक सबक देते हैं, एक जुड़ाव पैदा करते हैं। ये बताते हैं कि हम आज जहां हैं उसके पीछे कितना संघर्ष है, कितना बलिदान है। तो ये सिर्फ म्यूजियम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदा इतिहास है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये राष्ट्रीय पहचान को आकार देते हैं। ये चिताते भी हैं कि ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो। और शायद ये हमें अपनी इंसानियत और न्याय के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। ये दर्दनाक यादें जरूरी हैं ताकि हम भूलें